So good morning dear students. Now today I have to start the next lecture in the structure of atom. तो बेटा लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, बहुत सारे हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए, जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल थे वो आप लोगों ने किए। ठीक, अब देखिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर का एटॉमिक मॉडल, नया टॉपिक है। तो देखिए जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो दो चीजें मार्केट में थी, कौन कौन सी? एक डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा था स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था बोर ने। बोर ने स्पेक्ट्रम का यूज करके अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 9th में हम लोगों ने बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, और शायद लास्ट वहां पर बोर एटॉमिक मॉडल ही आपने पढ़ा था। ठीक, आज हम लोग क्वांटम एटॉमिक मॉडल देखेंगे जो कि रिलेट करता है किससे? बोर के एटॉमिक मॉडल से। तो आइए देखते हैं बेटा। तो उस समय डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल बोर ने नहीं किया था, उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था? आपका स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके अपना एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। ठीक है, तो देखिए बोर ने क्या किया? बोर ने एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया अपने मॉडल को डेवलप करने के लिए। ठीक है ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोर एटॉमिक मॉडल का ये था कि उन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? एक। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब क्या चीज? उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब अब हाइड्रोजन के पास जितने भी एलिमेंट थे, चाहे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड सो ऑन, सबके पास 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन थे। तो उनसे जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में पूछा गया तो वो उसके बारे में नहीं बता पाए थे। तो वही उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था बेटा? इमिशन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया था हाइड्रोजन का अपने एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद बोर ने पोस्टुलेट किया दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। आपने पढ़ा था क्लास 9th में क्या चीज कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। बोर मॉडल डिटरमाइंस द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। हाँ, ये उनका थोड़ा सा एक अचीवमेंट था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है, यानी रेडियस फाइंड आउट करने में उन्होंने हमें बताया। और फिर उसके बाद आपका देखते हैं इन्होंने क्या किया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एक सेटिस्फैक्टरी मॉडल दिया आपका स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। उसको हम लोग हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल, उसको स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉडल बोला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था? आपका स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ही ऑर्बिट्स होते हैं, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स एग्जिस्ट एंड ईच ऑर्बिट only certain orbit can exist and each orbit correspond to a specific energy, electron energy is quantized। यानी किसी भी अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मूव करने की कंडीशन है कि उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मतलब एनर्जी उनकी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, तो ये उन्होंने पोस्टुलेट दिया अपने एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। अब इनके पॉइंट्स के बारे में मैं कुछ तुमको समझाने जा रहा हूँ। एनर्जी क्वांटाइज होने का मतलब लेट अस सपोज आपका यहाँ पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, ये है आपके पर्टिकुलर सेल्स, यही तो होते हैं सेल, एक के एल इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा, एन फिर एन, सही है ना? तो ये पढ़ा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पास जाहिर सी बात है, लेट अस सपोज अगर यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है तो लो एनर्जी लेवल है, ये सब क्या है? हाई एनर्जी लेवल है। यहाँ पास लो एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी लेवल में अगर इसको जाना होगा तो हम यहाँ पास क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे इस इलेक्ट्रॉन को। जब हम इस लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कूद कर कहाँ चला जाएगा? आपका हाई एनर्जी में चला जाएगा और वहां पास जाके ये रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। अब वहां पास एल वाले में जाकर ये तब तक रिवॉल्व करेगा जब तक इसकी एनर्जी फिक्स रहती है। समझ रहे हो कि मतलब अगर हम
इलेक्ट्रॉन को अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए तो ये लो एनर्जी छोड़कर किधर कूद जाएगा, हाई एनर्जी में कूद जाएगा। और हाई एनर्जी सेल में ये तब तक रिवॉल्व करता रहेगा जब तक कि इसकी एनर्जी क्या रहेगी, हाई लेवल वाली एनर्जी के बराबर रहेगी। तो जाहिर सी बात है अगर इसको कंटिन्यूअस सप्लाई दिया जाए एनर्जी का तो जो हाई एनर्जी में गया है वो लगातार उसमें रिवॉल्व करता रहेगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी एनर्जी की कमी आई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से अपने लो एनर्जी सेल पर कूदेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास लेट अस सपोज इसकी एनर्जी को हम E1 बोल दिए, इसकी एनर्जी को E2 बोल दिए, इसकी एनर्जी को E3 बोल दिए, इसकी एनर्जी को E4 बोल दिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है E1 से E2 भी कूद सकता है, E1 से E3 भी कूद सकता है, E1 से E4 भी कूद सकता है। डिपेंड करता है इस पर है कि तुम इस E1 वाले आपके इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। अगर उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तुमने प्रोवाइड कर दी तो ये कूद कर कहाँ चला जाएगा, E3 पर चला जाएगा और ये तब तक रिवॉल्व करता रहेगा जब तक कि उसकी एनर्जी क्या रहेगी, E3 वाले एनर्जी लेवल के बराबर रहेगी। यानी अगर इस E3 वाले सेल में इलेक्ट्रॉन को हमें रिवॉल्व करवाना है तो मुझे कंटीन्यूअस एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी जो लो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आपका हाई एनर्जी में कूदा है, ठीक। तो देखो हमने कहा कि अगर मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया तो ये हायर एनर्जी में कूदा और हायर एनर्जी में कूदने के बाद अगर इसकी एनर्जी, ठीक है, इसकी अगर एनर्जी जैसे ही कम हुई वैसे ही हाई एनर्जी से फिर से अपने लो एनर्जी सेल में आएगा और ये प्रोसेस करने के दौरान लो से हाई और हाई में लो में आने में ये आपका रेडिएशन क्रिएट करेगा। क्या करेगा, रेडिएशन क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दैट इज अगर हम लोग यहाँ से डेल्टा E की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज व्हाट E2 माइनस E1। क्या चीज बेटा, E2 माइनस E1 एंड दिस चेंज ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी आपकी रेडिएट हो रही है ये एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट होगी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वही हमें क्या दिखाई देता है, वही हमें कलर फॉर्मिंग के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। यानी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन आपका लो एनर्जी से हाई एनर्जी में कूदेगा तो कुछ देर रिवॉल्व करेगा जब तक कि उसकी एनर्जी हाई लेवल वाली बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही उसकी एनर्जी कम होगी वो तुरंत हाई लेवल एनर्जी से किसमें कूद जाएगा, आपका लो एनर्जी में आ जाएगा। और जैसे ही लो एनर्जी में आएगा ये प्रोसेस पूरा करने में, लो से हाई जाने में और हाई से फिर से लो आने में वो क्या करेगा, एनर्जी क्रिएट करेगा डेल्टा E, ठीक है, जो किस फॉर्म में हमें दिखाई देगी, रेडिएशन के फॉर्म में दिखाई देगी, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते बेटा, इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये देखिए बेटा हमारे पास अब हमें फोटोन एमिशन के बारे में देखना है, ठीक है। हमने कहा कि उसी आपका इलेक्ट्रॉन का जो रेडिएशन निकल रहा है उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप लेट अस सपोज मैंने कहा यहाँ पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से क्या है आपके ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये रहा ऑर्बिट, ये रहा ऑर्बिट, ये रहा ऑर्बिट। This is the energy level first, this is the energy level second, this is the energy level third, this is the energy level fourth, ठीक है। और मैंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो फोटोन का एमिशन कैसे होता है, कैसे हमें कोई भी रेडिएशन दिखाई देती है, भाई आप विजिबल लाइट देख रहे हो तो विजिबल लाइट कहीं आपकी रेड दिखाई देती है, ठीक, कहीं से अगर रेड लाइट जल रही है तो आपकी रेड लाइट कैसे दिखाई दे रही है, कहीं पर ब्लू लाइट जल रही है तो ब्लू लाइट कैसे दिखाई दे रही है, कहीं पास येलो लाइट जल रही है तो वो येलो लाइट कैसे दिखाई दे रही है, और उस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पास फोटोन का एमिशन यानी एन एक्साइटेड एटम रिलैक्सेस फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी बाय एमिटेड फोटॉन्स, ठीक है, एक एक्साइटेड एटम, ठीक है। ये देखो एक्साइटेड एटम कहने का मतलब कि ये जो लो एनर्जी में आपका इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है, दिस इज व्हाट लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैंने, ठीक है, इस लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ग्राउंड लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्राउंड लेवल भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी ग्राउंड लेवल पर आपका इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है, वो रिवॉल्व कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पास इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू किया, और जब हमने यहाँ पास एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू किया तो ये तुरंत अपने लो एनर्जी को छोड़कर कहाँ पहुँच जाएगा, आपका हाई एनर्जी लेवल में पहुँच जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हाई एनर्जी में पहुँचेगा इसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा, एक्साइटेड स्टेट। और जो इलेक्ट्रॉन कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पास ग्राउंड लेवल का इलेक्ट्रॉन था, ग्राउंड लेवल के इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, और जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड किया ये कहाँ पहुंचा, आपका एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा। और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद अगर ये अपने एनर्जी को मेंटेन कर पाया तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वहां पास रिवॉल्व कर पाएगा, नहीं तो ये तुरंत कहाँ से कहाँ, एक्साइटेड स्टेट से तुरंत आपका ग्राउंड स्टेट में आपका वापस आएगा। दिस इज व्हाट,
ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और ये प्रोसेस करने में ये क्या करेगा, आपका एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिखाई देगी, आपकी रेडिएशन के फॉर्म में दिखाई देगी। तो हम लोगों ने याद हो हम लोगों ने एक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज E इक्वल्स टू h न्यू, एंड न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है c बाई लैम्डा, ठीक है। यानी जितनी भी यहाँ पर, इसको अगर हम लोग डेल्टा E के फॉर्म में लिखते हैं तो डेल्टा E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा। डेल्टा E इक्वल्स टू क्या चीज, hc अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो यानी वी कैन डिटरमाइन द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E बिटवीन द लेवल्स बाय मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन। अगर हमें उसकी वेवलेंथ के बारे में पता लग जाए तो उस वेवलेंथ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, उस एनर्जी के बारे में पता कर सकते हैं जो यहाँ पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज हुई है। तो यहाँ पास ये c क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट, h क्या है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो हम लोग डेल्टा E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग इस पूरे प्रोसेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि when the ground level electrons, ठीक है, when the ground level electrons taken the energy, it comes from ground level to ground state to excited state, and when this electron maintains its energy, it continuously evolves. Either the small amount of energy decreases, it comes back from the excited state to the ground state, and for total this process it releases a energy in the form of electromagnetic radiation, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्या चीज, फोटोन के एमिशन के बारे में, ये थोड़ा सा डिटेल। फिर आइए आप लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो बेटा आइए हम लोग देखते हैं क्वांटाइज्ड और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो अगर हम लोग कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो डेल्टा E की वैल्यू होती है, कोई भी डेल्टा E पॉसिबल हो सकता है। क्या होता है आपका, कोई भी डेल्टा E की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। जबकि अगर हम लोग क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम में केवल आपका सर्टेन डेल्टा E पॉसिबल होता है। और देखते हैं इसको एक छोटे से एग्जांपल में समझते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पास एक सीढ़ी है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास डोर है, ठीक है, और इस डोर में, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर ही समझा देता हूँ। ये देखो, लेट अस सपोज यहाँ पास एक डोर है और यहाँ पास इस तरह से सीढ़ी बनी हुई है। ये आपका डोर है, ठीक है, और यहाँ से एक बंदे को यहाँ से जाना है, ठीक है, यहाँ से एक बंदे को ऊपर जाना है, ठीक। अब अगर हम लोग बात करेंगे, ये देखो ये डोर है, यहाँ से इस बंदे को यहाँ पास जाना है, जबकि यहाँ पास एक दूसरा डोर है, इस डोर में यहाँ पास एक दूसरा डोर है, और इस डोर में ये रहा, इस डोर में भी इस तरह से बंदे को चढ़ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पास क्या हुआ है, यहाँ पास इस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं। क्या बना हुआ है बेटा, इस तरह से स्टेप्स बना हुआ है, इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई हैं, सही है ना। और यहाँ पास इस तरह से एक स्लोप है, केवल यहाँ पास आपके स्टेप्स बने हुए हैं और यहाँ पास केवल आपका स्लोप है। तो अगर हम लोग स्टेप्स वाले की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर अगर बंदे को, ये हमने कहा ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। तो अगर ये बात एक चीज बताओ, यहाँ पास ये जो बंदा है, यहाँ पास इस पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाएगा तो इसकी एक फिक्स एनर्जी लगेगी, या मान लो वो पहले से तीसरे पर डायरेक्टली कूदेगा तब भी उसकी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, और या तो अगर वो पहले से पांचवें पर जाएगा तब भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। इसका मतलब यहाँ पास एनर्जी की वैल्यू इसकी क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, एनर्जी की वैल्यू क्या होना, फिक्स होना। जबकि अगर हम लोग कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, यहाँ पास स्लोप है, ये बंदा आपका पैर को ऐसे ऐसे करके भी चल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पास अगर इसको आगे की ओर बढ़ना है तो इसको 1 फुट स्टेप नहीं ले जाना है, इसको ये किसी भी तरह से इसमें प्रोसीड कर सकता है। तो यहाँ पास कोई भी डेल्टा E की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यहाँ पास कोई भी डेल्टा E की वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, एनी डेल्टा E इज पॉसिबल। और यहाँ पास क्या है आपका, यहाँ पर डेल्टा E की वैल्यू क्या है आपकी, फिक्स है, सर्टेन है। क्यों, क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर स्टेप से किसी भी स्टेप पर अगर वो छलांग लगाता है तो पर्टिकुलर स्टेप से किसी भी स्टेप पर छलांग लगाने में उसकी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगी, जबकि यहाँ पास ये जब चढ़ेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि इसको ये स्लोप पे चढ़ने में ये किसी भी तरह आपका स्टेप को एक्वायर कर सकता है, यहाँ पास वो अपने हिसाब से स्टेप एडजस्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी स्टेप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा तब भी उसकी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, लेकिन यहाँ पास
कोई भी स्टेप्स ना होने के कारण से यहाँ पास कोई भी एनर्जी यहाँ पास पॉसिबल हो सकती है। तो यही होता है आपका क्या चीज बेटा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एनी डेल्टा इज पॉसिबल, और ये क्या होता है आपका क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम ओनली सर्टेन डेल्टा इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम आपका दिखाई कैसे देता है, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले लेंगे ना, तो लेट अस सपोज ये एक ब्लैक पूरा पोर्शन है, ब्लैक पोर्शन, और यहाँ पास इस तरह से ये लाइनिंग्स दिखाई देंगी। इस तरह से ये जो लाइनिंग्स है बेटा, यह आपकी क्या है, क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम की है, ठीक है, जिसमें आपका विबग्योर दिखाई देगा। क्या चीज आपका विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एक पर्टिकुलर लाइंस दिखाई देगी। जबकि अगर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपकी मर्जिंग लाइंस, मर्जिंग कलर दिखाई देगा। जैसे आप रेनबो देखते हो तो रेनबो में क्या होता है, रेनबो में आपके मर्जिंग कलर्स होते हैं, वहाँ लाइन नहीं दिखाई देता है। तो जो मर्जिंग कलर्स वाले होते हैं वो आपका क्या है, क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम, और जहाँ पास आपकी पर्टिकुलर लाइंस दिखाई दे रही है विबग्योर की, वो क्या कहलाता है, आपका क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, आपका क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका कंटीन्यूअस और क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपका है, तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं कि आपका क्या होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, क्या होता है आपका क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रा, तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रा, और क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका यहाँ पास, क्या चीज, आपका कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या चीज, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में अगर हम कहें तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में आपने पढ़ा था क्लास 10th में। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जब लाइट आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना, हमने पढ़ाया था रिफ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे, प्रिज्म का केस, कि अगर कोई भी प्रिज्म है, अगर हम लोगों ने इस तरह से अगर प्रिज्म ले लिया, ठीक है, तो इस प्रिज्म से अगर हम लोग इधर से व्हाइट लाइट पास करा दें, इधर से व्हाइट लाइट पास करा दें, ये हमने क्या कराई, ये हमने व्हाइट लाइट पास कराई, ठीक है, ये क्या है, व्हाइट लाइट है, ठीक है, और इस व्हाइट लाइट को जैसे ही हम लोग प्रिज्म पास कराएंगे, ये क्या करेगा, बेंड करेगा, और बेंड करने के बाद ये 7 बैंड्स ऑफ कलर में टूट जाता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने, हमने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था आप लोग को, ठीक है ना। आपका इस प्रिज्म लिया था और प्रिज्म से हम लोगों ने सन रेज दिया था, तो हम लोगों ने देखा था कि सामने आपके बोर्ड पर आपका क्या हो रहा था, आपके रेनबो वाले कलर्स दिखाई देते हैं। वो रेनबो कलर्स कैसे थे, मर्जिंग कलर थे बेटा, लाइन नहीं दिखाई दे रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पास जब हम लोगों ने कोई व्हाइट लाइट से, हम लोगों ने कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास कराते हैं, ठीक है ना, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही थी, तो यहाँ पास क्या हो रहा था, आपका ये 7 बैंड्स ऑफ कलर में टूट रहा था, और वो 7 बैंड्स ऑफ कलर कहलाते हैं विबग्योर। विबग्योर में होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और क्या चीज बेटा, रेड, ठीक है ना। ये लाइट तो दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पास इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, तो हम लोगों ने देखा था कि जब किसी भी व्हाइट लाइट को, ठीक है, मैं इसके बारे में थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, केवल आपको बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग किसी भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराए थे, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ था, शॉर्टर वेवलेंथ कौन होता है, आपका वायलेट, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, आपकी मिनिमम होती है, जबकि रेड की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, न्यू की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी मैक्सिमम होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा, ये क्या होती है, मिनिमम होती है। यानी व्हेन अ व्हाइट लाइट passes through the prism, it bends from its original path and deviates the wavelength, the color having the minimum wavelength deviates more, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो सबसे ज्यादा बेंड करती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो सबसे कम बेंड करती है। यानी डेविएशन ज्यादा किसका होता है, डेविएशन आपका किसका होता है, वायलेट का होता है। अब ये जो डेविएशन होता है, ये जो आपका डेविएशन होता है, ये एक चीज पर और डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट, सेकंड थिंग, दैट इज द मीडियम, ठीक है, कि हम लोगों ने कैसा मीडियम लिया है। अगर मीडियम बहुत ज्यादा डेंसर हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा रेयर हुआ, तो इस पर भी आपका डिपेंड करता है कि जो लाइट में व्हाइट लाइट पास हो रही है और जो 7 बैंड्स ऑफ कलर में टूट रहा है वो कितना बेंडिंग होगा। तो एक तो बेंडिंग यानी डेविएशन किस पर डिपेंड करता है,
डेविएशन किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। और हम लोग ने ये भी देखा था कि जो आपका यानी हम लोग यहाँ पास डेविएशन की बात करें तो डेविएशन में आपका मिनिमम जो वेवलेंथ वाला था, मिनिमम वेवलेंथ में कौन था आपका वायलेट। वायलेट क्या हुआ था, मैक्सिमम डेविएट हुआ था, क्या हुआ था, मैक्सिमम डेविएट हुआ था। और जो आपका मैक्सिमम वेवलेंथ वाला था यानी रेड, ये आपका क्या हुआ था, आपका मिनिमम डेविएट हुआ था अपनी पोजीशन से, ठीक है ना। तो इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये था आपका कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यानी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको कैसा दिखाई देता है, मर्जिंग कलर्स दिखाई देते हैं, जैसा कि आप रेनबो में देखते हो, ठीक है। बारिश के बाद आपका रेनबो होता है, वो एक्चुअली इसीलिए होता है। आइए हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम जिसमें आपकी लाइंस दिखाई देती हैं। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा आइए देखते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो एमिशन स्पेक्ट्रम कहता है द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन बाय ए सब्सटेंस दैट हैज अब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। ऐसी कोई भी आपकी सब्सटेंस जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएशन दे, ठीक है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, एमिशन स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन बाय ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से रेडिएशन का निकलना जो स्पेक्ट्रम बना रही होगी, दैट हैज अब्सॉर्ब्ड एनर्जी, जो क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है आपका इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। और जो भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, आर सेड टू बी एक्साइटेड। क्या कहलाते हैं बेटा, एक्साइटेड कहलाते हैं। मैंने बताया था अभी आपको जब मैंने इस आपका फोटोन का एमिशन बता रहे थे कि एक्साइटेड स्टेट आखिर होता क्या है। नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी सप्लाई टू अ सैंपल, ठीक है। अगर आपको एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना है तो एनर्जी सप्लाई कर दो किसी भी सैंपल पर, क्या कर दो, इन द फॉर्म ऑफ हीट कर दो, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड एज द सैंपल गिव्स अस द अब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज रिकॉर्डेड। यानी आपको जैसे किसी भी, लेट अस सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में आप लोहार को देखोगे, ब्लैक स्मिथ को, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, आयरन ऑब्जेक्ट लेता है, सब्सटेंस ही तो है, उसको क्या कर देता है, एक भट्टी में डाल देता है। जब भट्टी में डालता है तो एनर्जी लगातार एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद अब फिर उस आयरन को देख रहे होते हो तो वहां से वो क्या कर रहा होता है, एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है। यानी वहां पास एनर्जी क्या किया, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके वहां से क्या किया, एनर्जी को रेडिएट किया। दैट इज नोन एज व्हाट, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब वहां से जो रेडिएशन निकल रही है, अब वहां से जो रेडिएशन निकल रही है, उस सब्सटेंस से रेडिएशन निकल रही है, अगर हम लोग उसको प्रिज्म से पास करा दें तो आप प्रिज्म से पास कराने पर जो आपका स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा वो लाइनिंग वाला स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा। कैसा, लाइनिंग वाला बेटा स्पेक्ट्रम क्रिएट। तो बेटा कैसा स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा, लाइनिंग वाला स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा। और देख लेते हैं कैसे। यानी लेट अस सपोज हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, हमने कहा लेट अस सपोज हमारे पास एक सैंपल है और इसको हम लोगों ने ये, तो बेटा लेट अस सपोज हम लोगों ने एक सैंपल लिया है यहाँ पास, ठीक है ना, और यहाँ पास हाइड्रोजन गैस ले ली है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पास इसको क्या कर दिया, हम लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड किया। जब एनर्जी यहाँ पास प्रोवाइड किया तो इसने रेडिएशन क्रिएट किया, और उस रेडिएशन को हम लोगों ने स्लिट से पास कराया। स्लिट क्या होता है, लेट अस सपोज अगर तुम्हारे पास एक इस तरह से पेज है और पेज में एक छोटा सा छेद कर दो तो वो क्या कहलाता है, स्लिट कहलाता है। तो इस स्लिट से आपकी रेडिएशन स्ट्रेट हो जाएगी, और इस रेडिएशन को हम लोगों ने कहाँ पास करा दिया, प्रिज्म से। किससे पास करा दिया, प्रिज्म से पास करा दिया। तो जैसे ही तुम प्रिज्म से पास कराओगे तो यहाँ पास ये क्या होगा, 7 बैंड्स ऑफ कलर में टूटेगा लाइट, और 7 बैंड्स ऑफ कलर में टूटने के बाद हमें एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। और इस स्पेक्ट्रम को जब हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे, किस पर, स्क्रीन पर हम लोग इस स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो हमें इस तरह से विग्योर वाली लाइनिंग्स दिखाई देंगी, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया, उसको एनर्जी प्रोवाइड किया, उस एनर्जी ने आपका रेडिएशन क्रिएट किया, उस रेडिएशन को हम लोगों ने प्रिज्म से पास कराया, और प्रिज्म से पास कराकर उसको क्या लिया हम लोगों ने, स्क्रीन पर लिया, तो हमें यहाँ पास लाइनिंग दिखाई दी, ठीक है। तो देखो बेटा स्पेक्ट्रम हमें क्या मिला आपका, अभी हम लोगों ने दो तरीके का स्पेक्ट्रम देखा, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम वहां पर आगे था, स्पेक्ट्रम यहाँ पर भी है, वहां पास मर्जिंग कलर्स थे, यहाँ पास क्या है, लाइनिंग्स हैं। तो जो मर्जिंग कलर्स वाले होते हैं वो आपके कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, और यहाँ पास जो लाइनिंग फॉर्म्स हो रही है वो क्या है आपका, एमिशन स्पेक्ट्रम है। क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं।
ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।